बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं मिस सुमेरा यूनुस और मैं आपको पढ़ाऊंगी जियोग्राफ़ी। आज मेरा आप लोग के साथ जियोग्राफ़ी में लेक्चर नंबर 11 है। आप जैसे कि आपको पता है हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 जो है आज हमारा कंप्लीट होने वाला है इस लेक्चर के बाद। और आज इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो पहले तो ये वाला डिस्कस करेंगे, मेथड ऑफ शोइंग रिलीफ ऑन अ मैप, सिंबल्स, कंटूर, लेयर, टिंट। अच्छा, हमने मेथड बताने हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हम मैप बनाते हैं तो मैप के अंदर हमने प्लेन एरियाज़ भी बताने होते हैं, हमने रिवर्स भी बताने होते हैं, हमने माउंटेन्स भी बताने होते हैं, हमने डेजर्ट एरिया भी बताने होते हैं, हमने वहाँ पे रोड्स के बारे में भी बताना होता है, हमने ब्रिजेस के बारे में भी बताना होता है, हमने रेलवे लाइन के बारे में भी बताना होता है, हमने डैम्स को भी कंस्ट्रक्ट करना होता है, हमने तमाम चीज़ों को जो है वो बताना होता है इसके अंदर। तो अगर हम लोग जो है बेटा वो स्टेप बाय मतलब उसके लिए हमारे स्पेसिफिक कोई सिंबल नहीं होंगे तो हम किस तरह से बताएंगे। तो उसके लिए हम डिफरेंट सिंबल यूज़ करते हैं जिनको अभी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह के सिंबल्स होते हैं और कैसे हम यूज़ करते हैं, वो तमाम चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगी। अच्छा, सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे कंटूर्स क्या होता है और लेयर टिंट क्या होता है। ये भी सिंबल्स के कुछ टाइप्स हैं जो कि मैं आपको इधर बताऊंगी। पहले तो हम कंटूर के बारे में पढ़ लेते हैं कि कंटूर क्या है। कंटूर एक ऐसी लाइन होती है मैप के ऊपर, ठीक है। जब आप मैप बनाते हो तो मैप में एक ऐसी लाइन जो जैसे फॉर एग्जांपल आपका मुल्क है, आपके मुल्क में डिफरेंट माउंटेन्स हैं, आपको पता है बहुत सारी माउंटेन्स हैं। जो मेजर माउंटेन्स हैं उसमें आपकी कराकोरम माउंटेन्स है, हिमालयाज माउंटेन है, हिंदू कुश माउंटेन है। उसके बाद आप वेस्टर्न साइड पे आ जाओ तो आपकी कोई सफ़ेद है, वजीरिस्तान हिल है, और थोड़ा साउथ में आ जाओ वेस्ट साउथ की जानब तो आपके चागी हिल्स हैं, ठीक है, टोबा ककर रेंजेस हैं। अगर आप इस साइड पे आ जाएं सिंट्रल उसमें आ जाएं तो साल्ट रेंजेस आपकी आ जाती हैं। अगर आप बलूचिस्तान और सिंध के दरमियान के एरियाज़ में आ जाओ तो आपके किथार रेंजेस आ जाती हैं। उसके अलावा आपके कोई सुलेमान आ जाती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट बहुत सारी माशाल्लाह अल्लाह ने बहुत ब्लेस किया हुआ है, बहुत सारी माउंटेन रेंज है हमारे मुल्क के अंदर, ठीक है, जो कि जहाँ से बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं जो हमें हर पूरा साल जो हैं वो पानी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमें वाटर मिलता है और हमारी जो भी पानी की ज़रूरियात होती हैं वो पूरी करते हैं हमारे ग्लेशियर्स। उसके अलावा जो ये हमारे बलूचिस्तान में जो माउंटेनियस रेंज है और जो हमारे सेंट्रल इधर बात कर लो, इसकी साल्ट रेंजेस की बात कर लो जो बिल्कुल हमारे सेंटर में हैं हमारे प्लेन एरियाज़ में, ठीक है। पुठवार प्लेट्यूज़ में जो हैं माउंटेन्स और जो हमारी बलूचिस्तान प्लेट्यूज़ में माउंटेन्स हैं तो वो आपको पता है मिनरल से माला माल हैं जो हमारे जिनसे हमें जो है हमारी बहुत सारी ज़रूरियात जो हैं वो पूरी होती हैं। तो ये हम लोग जो माउंटेन्स हैं, मैं बेसिकली कंटूर के बारे में बात करना चाहूँगी। तो हमारे जो ये माउंटेन्स हैं बेटा, माउंटेन्स में बहुत सारी ऐसी माउंटेन्स हैं जिसकी लेंथ जो है वो इक्वल है। तो उस लेंथ को इक्वल जो होता है डिनोट करने के लिए ये जो कंटूर लाइन जो होती है ये बेसिकली उन तमाम माउंटेन्स को जो इक्वल जिनकी लेंथ होती है उनको क्या करती है, उनको ज्वाइन कर लेती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, इस तरह से है कि ये ले लें एरिया, ये लें, ये हमारा सी है, समुंदर है। अब समुंदर से ये जो हमारा है ये 4000 जो है की हाइट पर ये माउंटेन्स हैं। 4000 किलोमीटर की हाइट पर है। ये हमारी 3000 किलोमीटर की हाइट पर है। ये हमारी 2000 किलोमीटर की हाइट पर है और ये हमारी 1000 किलोमीटर की हाइट पर है। अब ऐसी तमाम माउंटेन्स जो मतलब समुंदर से जिसकी लेंथ 4000 किलोमीटर है उन तमाम को हम क्या कर देते हैं, मैप के अंदर ज्वाइन कर देते हैं। तो वो जो 4000 पे ये जो ज्वाइनिंग लाइन होती है बेटा, इस लाइन को क्या कहते हो आप, कंटूर लाइन कहते हो। अंडरस्टूड कि कंटूर लाइन क्या होती है,
कंट्रोल लाइन बेटा आपकी वो लाइन होती है जो तमाम ऐसे माउंटेन जिनकी इक्वल लेंथ होती है, मतलब ये समुंदर है, समुंदर से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 4000 किलोमीटर है, और इन तमाम को जो है वो जो आपका सी लेवल है, ये सी लेवल है, सी लेवल से ये माउंटेन जो हैं वो 4000 किलोमीटर हैं। तो यहाँ जितनी भी माउंटेन 4000 किलोमीटर हैं सी लेवल से, उन तमाम माउंटेन्स को जिस लाइन की मदद से हम ज्वाइन करते हैं उसको कंटोर कहते हैं। इसी तरह से सी लेवल से जितने भी माउंटेन 3000 की लाइन में हैं उन तमाम को हम जिस लाइन की मदद से ज्वाइन करते हैं वो कंट्रोल लाइन कहती है। ऐसी तमाम माउंटेन जो सी लेवल से 2000 किलोमीटर की हाइट पर हैं उनको जो लाइन आपस में ज्वाइन करती है उसको हम कंट्रोल लाइन कहते हैं। ऐसी तमाम माउंटेन जो सी लेवल से 1000 मीटर की हाइट पर हैं उन तमाम माउंटेन्स को जो ज्वाइन करती है वो तमाम माउंटेन जो 1000 के सी लेवल पर हैं उन तमाम माउंटेन्स को जिस लाइन की मदद से हम ज्वाइन करते हैं उस लाइन को क्या हम कहते हैं, कंट्रोल लाइन कहते हैं। अंडरस्टूड? ये आपको कंट्रोल लाइन, अच्छा कंट्रोल लाइन एक किस तरह से भी लाइन लगा के आप कर सकते हैं, और दूसरा ये भी कंट्रोल लाइन का तरीका होता है, वो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सर्कल के थ्रू भी वो कर लेते हैं। जैसे जो सी लेवल से 4000 पे होगी तो हम उसको ऐसे उनको सर्कल कर लेंगे, उन तमाम माउंटेन्स को सर्कल कर लेंगे। ये जो है इसको सर्कल कर लिया जो कि हमारी 3000 सी लेवल से हैं, उसको सर्कल कर लिया। फिर हमने 2000 वाली को सर्कल कर लिया तमाम माउंटेन्स को, फिर हमने 1000 वाली तमाम माउंटेन्स को सर्कल कर लिया जो 1000 सी लेवल से हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है बेसिकली इसको कंटोर कहते हैं। कंटोर क्या होता है बेटा, इधर आपकी बुक के ऊपर भी 27 पेज है और इसमें कंटोर का जो हेडिंग है उसी में इसकी डेफिनेशन है कि दीज आर लाइन, कि ये वो लाइंस होती हैं ऑन द मैप के ऊपर विद जॉइन एरिया ऑफ इक्वल हाइट, कि ये उन एरियाज़ को आपस में ज्वाइन कर लेती हैं जिनकी हाइट जो है वो इक्वल है। ठीक है, माउंटेन्स के अलावा कोई और भी जगह जिनकी हाइट इक्वल है उनको भी आप कंट्रोल लाइन की मदद से जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं कि दीज आर अ लाइन ऑन अ मैप विद जॉइन एरियाज ऑफ अ इक्वल हाइट फ्रॉम द सी लेवल। ओके, आगे आ जाता है आपका बेटा लेयर टिंट, कि लेयर टिंट क्या होता है। लेयर टिंट के बारे में बात करेंगे कि लेयर टिंट क्या होता है। लेयर टिंट ये होता है, मैंने अभी आपको बताया है, ये भी सिंबल्स की एक टाइप होती है और इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके जो फॉरेस्ट होते हैं, आपके जो प्लेन एरियाज़ होते हैं, उनके लिए आप फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट होते हैं तो उनके लिए आप ग्रीन शेड का डार्क बॉक्स यूज़ करेंगे। ये ग्रीन तो नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, आप जैसे प्लेन एरियाज हैं तो उसके लिए लाइट ग्रीन यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हमारे हैं स्नोई एरिया तो वहाँ उसके ऊपर हम ऐसे वाइट कलर का कुछ इस तरह का बना देंगे डिनोट करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर हमारे माउंटेन्स हैं, ठीक है, तो माउंटेन्स को हम क्या करेंगे, उनको हम ब्राउन कलर से जो है वो इस तरह से ब्राउन कलर के लाइन, इधर अब मेरे पास कलर नहीं है वरना मैं आपको बताती, इस तरह से ब्राउन कलर से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो लेयर टिंट्स बेसिकली यही होती हैं कि आप डिफरेंट जगहों के लिए डिफरेंट सिंबल्स जो यूज़ करते हो, मतलब जो आपके फॉरेस्ट हैं उनके लिए डार्क कलर के बॉक्सेस यूज़ करते हो, जो आपके प्लेन, जो खैर मैप बना रहा होता है उसने साइड पे तमाम सिंबल्स कन्वेंशनल साइन दिए होते हैं कि कौन सा साइन मैं किस मकसद के लिए यूज़ कर रहा हूँ। समटाइम्स हम जो जियोग्राफर्स होते हैं और सम जो मैप मेकर होते हैं, जो मैप बना रहे होते हैं, वो ऐसा करते हैं कि वो डिफरेंट भी यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्ट जो यूज़ होती हैं चीज़ें वो मैं इधर बताने जा रही हूँ सिंबल्स के तौर पे आपको, कि जैसे फॉर एग्जांपल कौन सा सिंबल किस मकसद के लिए यूज़ होता है और कौन सा कलर यूज़ होता है उसमें।
ठीक है, उसको हम कन्वेंशनल साइंस भी कहते हैं। इनको हम जो सिंबल्स हैं इनको हम कन्वेंशनल साइन भी कहते हैं। अब रेलवे लाइन है तो रेलवे लाइन ब्लैक कलर की हम लाइन लगाएंगे मैप के ऊपर, तो रेलवे लाइन को ऐसे डिनोट करेंगे। फॉर एग्जांपल आप एक सिटी है, एक सिटी के अंदर आप डिफरेंट साइन यूज करके डिफरेंट चीज़ों के बारे में बताओगे। आप लाहौर का नक्शा बना रहे हो तो लाहौर के नक्शे में आपने रेलवे लाइन कैसे बतानी है, ब्रिजेस को कैसे बताना है, इसमें जो कैनाल्स हैं या कैनाल जो जा रही है और साइड से जो रिवर रावी जो है वो जा रहा है उसको किस तरह से आपने बताना है, लोकेट करना है। रोड्स को किस तरह से, जो मेटल रोड है उनको किस तरह से लोकेट करना है ये बताना है आपने। जो घर है, मॉस्क है, उसको क्या किस तरह से बनाओगे। ये हम लाहौर का एक मैप बनाने लगे, मतलब लाहौर में डिफरेंट जगहों को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है वो मैं अब इधर बताने जा रही हूँ, ज़रा गौर से देखें। जैसे आप किसी भी सिटी का बनाएंगे, लाहौर के अलावा किसी भी, तो अगर आप रेलवे लाइन को करेंगे तो उसको इस तरह से, ठीक है, ये किस लिए होगा, ये रेलवे लाइन के लिए होगा आपका, ठीक है। अब इसके अलावा मेटल रोड, ये जो आपकी रोड होती है इसका हाईवे रोड, इसको किस तरह से, इसको ये मैप के अंदर इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप ब्रिज, अगर इधर ब्रिज, बहुत सारे ब्रिज है यहाँ पे, उनको किस तरह से डिनोट करोगे, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल, अब मैंने आपको बताया कि कुछ एरियाज हैं उनकी इक्वल लेंथ आ रही है तो आप उनको ऐसे एक लाइन की मदद से ज्वाइन कर लोगे, उनको ऐसे इकट्ठा कर लोगे। ये कौन सी लाइन आपकी होगी, कंट्रोल लाइन, ठीक है। उसके अलावा मतलब ये दो लाइन से लगा ली, इस लाइन में आपने बता दिया ये सी लेवल से 500 मीटर पे है और ये सी लेवल से 300 मीटर पे है। जो 500 मीटर पे एरियाज हैं उनको आप इस लाइन की मदद से ज्वाइन कर लिया और जो 300 की मीटर है उनको इस तरह से कर लिया, ठीक है। आगे ट्रीज वगैरह को डिनोट करने के लिए आप इस तरह से बना लोगे, दरख्त बना लेते हो, ठीक है। इसके अलावा आप कल्टीवेटेड एरिया, जो वेजिटेशन होती है जिसमें जो आपका फसल जहाँ पे उगाते हो उस एरिया को इस तरह से लाइट येलोइश और ग्रीनिश कलर जो होता है उसको मिक्स करके आप कल्टीवेटेड एरिया को, येलोइश कलर में इसलिए हम करते हैं कि जो फसल पक के तैयार हो जाती है तो वो थोड़ी से येलो कलर की होती है, तो इस तरह से डिनोट करते हैं हमें थोड़ा सा प्लेन एरिया। इस रिवर्स के लिए आप लोग जो यूज़ करते हो वो ये, और ये तकरीबन ब्लू सा कलर होता है जो आप वाटर बीच में यूज़ करते हो, ब्लू, लाइट ब्लू कलर जो होता है ये ब्लू कलर में, तो ये बेसिकली किसको डिनोट कर रहा होता है, रिवर को डिनोट कर रहा होता है। अच्छा, घर वगैरह अपने दिखाने होते हैं तो ऐसे बॉक्सेस की फॉर्म में आप लोग बनाते हो, ठीक है। ये आपने घर की लोकेशन जो है वो हाउसेस जो होते हैं या बिल्डिंग्स जो भी होती हैं वो इस तरह से आप डिनोट करते हैं, सही है। इस तरह से चर्च बनाना, और चर्च को आप इस तरह से, उसका ये साइन होता है। उसके अलावा पुलिस स्टेशन के लिए PS का साइन होता है। ग्रास वगैरह दिखानी हो तो उसके लिए ये साइन होता है, ठीक है। मस्जिद वगैरह बनानी हो तो उसके लिए जो है वो ये मस्जिद का साइन होता है। इसके अलावा कोई कुआं वगैरह बनाना हो तो ये वेल, ठीक है। गार्डन वगैरह हो तो उसमें डिफरेंट ट्रीज बना देंगे, मॉस्क, ग्रास, पुलिस स्टेशन,
पुलिस स्टेशन, और यहाँ पे चर्च। जी बेटा, ये यहाँ पे मेथड ऑफ शोइंग रिलीफ ऑफ अ मैप, ये जो है मैंने आपको बता दिया है। इसमें सिंबल्स क्या है, ये सिंबल्स है, इनको कन्वेंशनल साइन भी होती है कि जो आप लैंडस्केप में डिफरेंट फीचर्स होते हैं उनको डिफरेंट सिंबल की मदद से जो आप मैप के ऊपर बनाते हो वो आपके कन्वेंशनल साइंस होते हैं, जिनको आप सिंबल्स भी बोलते हो। उसमें हमने दो और चीज़ें पढ़ी, कंटोर एंड लेयर टिंट क्या होता है। मैंने आपको बता दिया कि कंटोर क्या होता है कि एक ऐसी लाइन जो सी लेवल से इक्वल लेंथ पे जो एरियाज होते हैं उनको उस लाइन की मदद से ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो आपका कंटोर होता है। लेयर टिंट ये होता है कि डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट सिंबल जो हम यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बॉक्स, और या वाइट कलर में आप स्नोई एरिया को दिखाते हो या आप माउंटेन्स को ब्राउन कलर, तो ये जो सारे कलर्स वगैरह के यूज़ होता है ये आप लेयर टिंट में यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये बेटा इसमें जो चीज़ें थी। अब हम पढ़ेंगे आगे यूजेस ऑफ मैप है। यूजेस ऑफ मैप, मैंने जब आपको मैप के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि मैप जो है वो क्यों ज़रूरी हैं। आजकल तो आपको पता है सब बच्चा जो है वो मैप इतना ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो गया है कि आप घर से बाहर निकलते हो किसी भी जगह, आप गूगल मैप पे जाके जगह का एड्रेस जो है सिर्फ नेम लिख के एड्रेस वो करते हो, तो मैप के थ्रू आप उस जगह पे बड़ी आसानी से पहुंच जाते हो। अब उस तरह से इधर उधर मूव करना, बल्कि वो पूरी डायरेक्शन आपको बताता है कि किस रास्ते से आप लोग जाओ। इवन के आप लोगों को रशी एरिया से बचाने की जो है ये भी बताता है कि इस एरिया से ना जाओ, यहाँ पे रश है। तो मैप की मदद से आप लोगों के लिए ना सिर्फ जगह फाइंड आउट करना आसान है, बल्कि इसने हमारी ज़िंदगी को जो है मैप्स ने बहुत आसान बना दिया है। जो पहले हम घंटों में सफ़र तय करते थे वो विद द हेल्प ऑफ मैप जो है वो हम बहुत कम टाइम पे जो है अपना काम कर लेते हैं। इसके अलावा मैप टेल अस वेयर वी लिव ऑन अर्थ। मैंने अभी आपको पूरी अर्थ का मैप बना के दिया बेटा, और मैंने आपको बता दिया कि आप कहाँ पे, हमारा जो इससे पहला लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान कहाँ पे लोकेट है। हमें डिग्री पता था, आपको क्या पता है ये पूरा वर्ल्ड है। इस पूरी वर्ल्ड में पाकिस्तान कहाँ है? एशिया को ही ले लो, चलो ठीक है, आपको पता है कि भाई पाकिस्तान एशिया में है। एशिया में तो एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, उस पूरी कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान को सर्च करना, पाकिस्तान से तो बहुत बड़े बड़े मुल्क हैं, उनमें एरिया वाइज पाकिस्तान काफ़ी ममालिक से छोटा है, उनमें पाकिस्तान को लोकेट करना काफ़ी मुश्किल है। तो वो कैसे किया जाएगा? तो वो मैप की मदद से ही हमने आपको बताया कि आप दुनिया के नक्शे में किस जगह पर हो, ठीक है, कहाँ पे मौजूद हो। उसके अलावा अ मैप टेल अस अबाउट डायरेक्शन। डायरेक्शन की पहले मैंने बात बता दी कि मैप आपको जिस जगह पे आपने जाना होता है उस जगह की पूरी डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके अलावा वी नीड अ मैप फॉर टूरिज़्म। हम कहीं सैरो तफरी के लिए जाते हैं, ज़ाहिर है आउट ऑफ सिटी जाते हैं, हमें अपने सिटी के में तो कुछ एरियाज़ का पता होता है, लेकिन जब हम अपने सिटी से बाहर निकलते हैं तो फिर हम लोगों के लिए हर जगह जो है वो अननोन होती है। तो उन जगहों को नाउन बनाने के लिए मतलब उसको आसानी तक उन जगहों पर रसाई करने के लिए जहाँ पे आप घूमने जाना चाह रहे हो, जहाँ पे आपको वो मैप के थ्रू आप उस जगह पे इजीली पहुँच सकते हो। इसके अलावा स्केल ऑफ अ मैप हेल्प अस टू अंडरस्टैंड ग्राउंड डिस्टेंस। मैंने आपको बता दिया कि ग्राउंड डिस्टेंस जैसे कि आप मेजर करना चाह रहे हो कि आपका डिस्टेंस जो है वो फलाम ममालिक से कितना ज़्यादा है, तो जैसे बड़ी आसानी से हमने लास्ट लेक्चर में हमें पता चल गया कि पाकिस्तान लंदन से कितना जो है वो दूर है। तो 15 डिग्री, हर डिग्री में तकरीबन 111 किलोमीटर 69 माइल्स एंड 111 किलोमीटर जो है एक डिग्री जो है उसमें एरिया कवर होता है। तो उसको अगर मल्टीप्लाई कर दो आप 60 के साथ, 61 के साथ, तो आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा कि आपका और लंदन का कितना डिफरेंस है। आप इसी तरह से आप अगर अमेरिका और अपना डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप भी इस तरह के से आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। मैप कीप अस इन टच विद डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड।
मैप से ना सिर्फ हमें अपने मुल्क के अंदर डायरेक्शन का पता चलता है या टूरिज़्म के लिए यूज़ होता है, बल्कि मैप की मदद से हम पूरी दुनिया को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, पूरी दुनिया की जगहों को जो है उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है हमें मैप के थ्रू ही पॉसिबल है। उसके अलावा मैप हेल्प अस टू अंडरस्टैंड डिफरेंट इन्वायरमेंट फाउंड इन द वर्ल्ड। हमें मैप की ही मदद से ये पता चलता है कि जो डिफरेंट ममालिक हैं वहाँ पे क्या है, मतलब बल्कि हमने इक्वेटर लाइन ये जो इमेजिनरी लाइन है बेसिकली ये हमने खुद इमेजिन करके ड्रा की हुई होती हैं, ये कोई एक्चुअल में हमारी अर्थ में मौजूद नहीं है। जैसे इक्वेटर लाइन है, प्राइम मेरिडियन लाइन है, ये इमेजिनरी लाइन्स हैं, ये कोई असल में हमारी अर्थ के अंदर ड्रा हुई लाइन्स नहीं है। तो इन लाइन की मदद से हमें पता चला है कि कौन से ममालिक जो हैं वहाँ पे टेम्परेचर, जैसे जो एरियाज नियर टू इक्वेटर है वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जो जैसे जैसे वो इक्वेटर से दूर होते जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होता जाएगा, डिक्रीज़ आना शुरू हो जाएगा। और जब वो आर्कटिक रीजन और एंटार्कटिक रीजन में जब पहुँचेंगे वो एरियाज़, तो आर्कटिक रीजन और एंटार्कटिक रीजन आपको पता है बर्फ़ के बने हुए हैं, तो वहाँ तो इतना टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है कि वहाँ पे भी रहना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ें हमें बड़ी इजीली ये थ्रू मैप ही हमें पता चली हैं कि ये कौन से एरियाज़ हैं, उनमें ये ठंडे एरियाज़ क्यों हैं, या कौन से एरिया हैं वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा क्यों है। तो ये तमाम चीज़ें हमें मैप की मदद से ही पता चली हैं। वार प्लानिंग इज़ डन ऑन द मैप। जो जंग की जाती है तो मैप के थ्रू ही रास्ते निकाले जाते हैं, ठीक है, मैप के थ्रू ही रास्ते निकाले जाते हैं कि कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे जो है किस रास्ते से हम जगह जाएंगे। अगर किसी भी फॉर एग्ज़ाम्पल जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के ऊपर जो है वो अटैक किया था, तो उसने जो रास्ता उसने पहले पूरा का पूरा जो है, ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान इज़ टू फार फ्रॉम द अमेरिका, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने जो रास्ते किए, फिर पाकिस्तान को अपने जो है वो उस इत्तेहादी बनाया, और इस तरह से जिस तरह से उसने रसाई की जिन जिन ममालिक से वो गुज़रता हुआ आया, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मैप की मदद से ही होती हैं। इसके अलावा मैप आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स टू शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स, मिनरल एंड इंडस्ट्रीज। मैप जैसे कि मैप की डिफरेंट टाइप होती हैं, डॉट मेथड होता है, शेडिंग मेथड होता है, इस तरह से और बहुत सारे टाइप के मैप होते हैं। उसके थ्रू जो है आप ये तमाम चीज़ें जो हैं इजीली आपको फाइंड आउट हो जाती हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा सिटी ले लो, फैसलाबाद ले लो, कि फैसलाबाद में वीट की क्रॉप जो है वो 2019 में इतनी हुई थी और अब जो है वो इतनी हुई है। तो ये तमाम चीज़ें हमें मैप के थ्रू कंपैरिजन, कौन सा एरिया है जो ज़्यादा वीट प्रोडक्शन होती है, कौन सा एरिया है जिसमें वीट की प्रोडक्शन कम होती है, कौन से एरिया है जहाँ राइस की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, ये तमाम चीज़ें हमें वेदर के बारे में, इन तमाम चीज़ों के बारे में हमें मैप ही बताता है। वेदर कंडीशन आर शोन विद द हेल्प ऑफ मैप। आपको पता है जैसे आप न्यूज़ सुन रहे होते हैं तो न्यूज़ में जब एंड पे वेदर न्यूज़ बताई जा रही होती हैं तो वेदर न्यूज़ में वो बाकायदा एक मैप शो कर रहे होते हैं, जिसमें उस मैप की मदद से ही उन्हें पता चलता है कि आने वाले वक्त में क्या वेदर होगा। आपको एक हफ़्ता पहले बता दिया जाता है कि जो नेक्स्ट थर्सडे है उसमें आंधी चलेगी, तूफ़ान होगा, बारिश होगी शाम 4 बजे के बाद, और एग्जैक्टली शाम 3:30 के बाद मौसम आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो जाता है, और 4 साढ़े 4 कोई 15-20 मिनट का डिफरेंस होता है और मौसम में तब्दीली जो है आपको फील होना शुरू हो जाती है। आगे है वेदर कंडीशन। ओके, मैप्स प्रोवाइड गाइडेंस फॉर लैंड, वाटर एंड एयर ट्रैवल। आपका जो एयर ट्रैवल होती है वो भी विद द हेल्प ऑफ मैप होती है। आपका जो सी रूट के थ्रू जो आपका ट्रैवलिंग होती है वो भी विद द हेल्प ऑफ मैप होती है। तो ये जो तमाम डायरेक्शंस का हमें पता चलता है मैप। तो मैप जो है एट द एंड में ये बात करना चाहूँगी कि मैप हमारी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी हो गया है हमारे लिए। और इसके आजकल हर बच्चा, छोटा बड़ा, बूढ़े बुज़ुर्ग तमाम लोग मैप यूज़ करते हैं, और मैप की मदद से हमारी लाइफ जो है वो डे बाय डे इजी होती जा रही है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया।
ठीक है, और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, लेक्चर भी कंप्लीट हो गया। इसमें हमने आज जो पढ़ा है यूजेस ऑफ मैप्स और ये तमाम चीज़ें पढ़ी हैं। अब हमारे इसमें जो क्वेश्चन रह गए हैं, इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 डायरी वर्क में आपको देती जाऊँ कि डायरी वर्क हमारी है, इसको हम इधर से मिटा देते हैं। डायरी वर्क हमारा है चैप्टर नंबर 2 लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 राइट प्लस लर्न ऑन योर रफ नोटबुक। नेक्स्ट चैप्टर जो है लेक्चर चैप्टर नंबर 3 वो स्टार्ट होने वाला है। और चैप्टर नंबर 3 में हमारा जो चैप्टर का टाइटल है वो अर्थ एज अ होम फॉर द ह्यूमन बीइंग। पहले 2 चैप्टर थोड़े से मेरे बच्चों के लिए कॉम्प्लिकेटेड थे, थोड़ा उनमें दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत थी, तो आप लोग वो से, लेकिन ये जो चैप्टर है बड़ा इंटरेस्टिंग है, आसान है और ये बहुत इजीली आप लोग को लर्न भी हो जाएगा, आसान भी हो जाएगा, ठीक है, और आपको समझने में भी मज़ा आएगा, ठीक है। इसमें कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल चीज़ें नहीं हैं, आसान सी बातें हैं जो मैंने आपको बतानी हैं और आई होप कि आप लोगों को वो समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो अर्थ एज अ होम फॉर द ह्यूमन बीइंग, पहले तो हम इसके टाइटल पे बात करेंगे। टाइटल पे क्या बात करेंगे, वो कह रहा है कि अर्थ एज अ होम फॉर द ह्यूमन बीइंग, अर्थ इंसानों के लिए, हमारे जो इंसानियत जो हम लोग हैं हमारे लिए एक घर की तरह है। घर क्या होता है, घर वो जगह होती है जहाँ पे आपको हर किस्म की फैसिलिटी मिलती है। घर में आपको ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है जो आपकी ज़िंदगी को आसान बना देता है। घर के अंदर ऐसा ही होता है ना कि आप फुटपाथ पर जाओ तो आपको तो वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, एक घर के अंदर ही आपको तमाम चीज़ें मिल रही होती है ना। आपको कपड़ा भी मिल रहा होता है, आपको खाना भी मिल रहा होता है, आपको सोने की जगह भी मिल रही होती है। आजकल गर्मी है, आपके घरों में कूलर, एसी, फैन, तमाम चीज़ें आपकी गर्मी को ओवरकम करने के लिए आपके घर के अंदर मौजूद होंगी। तो मतलब आपका घर, आपको घर में जो भी है वो आपको हर तरह से फैसिलिटेट हो रही है और आपकी ज़िंदगी आसान से आसान तर हो रही है। अब अर्थ क्या है, अर्थ भी हैज़ कंपेयर टू अदर प्लेनेट एक ऐसी चीज़ है कि वो मतलब जैसे कि बाकी प्लेनेट्स हैं उनमें वो चीज़ पॉसिबल, वो चीज़ें नहीं थी, वो तमाम चीज़ें एक साथ मौजूद नहीं थी। किसी प्लेनेट में एक चीज़ है तो दूसरी नहीं है, दूसरी है तो तीसरी नहीं है, तीसरी है तो चौथी नहीं है। जबकि इंसानी ज़िंदगी के लिए वाटर भी बहुत ज़रूरी है, इंसानी ज़िंदगी के लिए सनलाइट भी बहुत ज़रूरी है, इंसानी ज़िंदगी के लिए जो है ऑक्सीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वो भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा खाने पीने के लिए जो तमाम चीज़ें हैं, ये क्लाइमेट वगैरह, आबो हवा, एटमॉस्फेयर, ये तमाम चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि किसी भी प्लेनेट पे सरवाइव करने के लिए। और तमाम प्लेनेट्स में वायद एक अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जिसका क्लाइमेट जो है, जिसका टेम्परेचर जो है वो भी बहुत मॉडरेट है, जिसमें ऑक्सीजन वाफर मिकदार में मौजूद है, जिसमें वाटर जो है वो लैंड एरिया से 29% है तो वाटर 71% है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आपकी अर्थ के अंदर मौजूद हैं और जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी आसानी से जो है यहाँ पे इस प्लेनेट के ऊपर गुजर रही है। जबकि बाकी अगर प्लेनेट्स की बात करो तो कुछ प्लेनेट्स जो हैं वो सन से बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, तो ज़्यादा ठंड में भी आपको पता है कि सरवाइव नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो तो वहाँ पे भी, जैसे कि हमारे अर्थ के ऊपर ही हमारा एक कॉन्टिनेंट है जिसको एंटार्क्टिका बोलते हैं, और कुछ रीजन हमारा आ जाता है ऊपर आपका माउंटेनियस एरिया, बिल्कुल नॉर्थ के ऊपर आपका आर्कटिक रीजन, और आपकी अर्थ के ऊपर भी जो आर्कटिक रीजन और एंटार्क्टिक रीजन है वहाँ पर लाइफ जो है वो सरवाइव करना जो है काफ़ी मुश्किल होता है। वहाँ पे हैबिटेंट नहीं है, किसी किस्म की कोई रिहाइश वहाँ पे नहीं है। ओनली साइंटिस्ट वहाँ पे जाते हैं वहाँ के जगह को स्टडी करने के लिए। तो ये जो है आप लोगों को अंदाज़ा कि कुछ जो है वो इतने सन के करीब हैं कि वहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि पॉसिबल नहीं है। आपको पता है हमारा 45 से इंक्रीज़ जब टेम्परेचर कर जाता है तो हमारे लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है, बल्कि हीट की वजह से और सनलाइट की वजह से इनके तमाम जो सर्वाइवल होता है वो मुश्किल हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बहुत मैटर करती हैं।
अब जो बात है वो फिज़िकल लैंडस्केप, क्लाइमेट, वेजिटेशन, एनिमल्स, ये नेचर, इन्वायरमेंट, तमाम चीज़ें जो हैं मौजूद हैं जिसमें हमारे लिए ज़िंदगी जो है वो आसान बनी हुई है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इस पे बुक के ऊपर। बुक के ऊपर हम लोग पढ़ेंगे कि द सेफ एंड स्क्वायर प्लेस फॉर द मैन टू लिव इन हिज होम, होम प्रोवाइड द एनवायरनमेंट नेसेसरी फॉर द ह्यूमन लाइफ इज टू एग्जिस्ट, अर्थ इज आल्सो द होम फॉर ह्यूमन बीइंग, इट प्रोवाइड द नेचर इन्वायरमेंट on which is life depend. The following model shows the different component of के नेचर इन्वायरमेंट है। नेचर इन्वायरमेंट में डिफरेंट चीज़ें हैं। फिजिकल लैंडस्केप, फिजिकल लैंडस्केप में कौन सी चीज़ें होती हैं? फिजिकल लैंडस्केप में आपकी माउंटेन्स होती हैं, फिजिकल लैंडस्केप में आपके प्लेन एरियाज आते हैं, फिजिकल लैंडस्केप में आपके डेजर्ट एरियाज आते हैं, आपके प्लेट्यूज आते हैं, आपके रिवर्स आते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपके फिजिकल लैंडस्केप में के अंदर चीज़ें शामिल होती हैं। और ये जो आपकी फिजिकल लैंडस्केप है इसमें आपके कौन कौन सी चीज़ें मैं इधर बताती जाऊँ कि फिजिकल लैंडस्केप में आपकी क्या आती हैं? माउंटेन्स, ठीक है, उसके अलावा आपके प्लेन एरियाज, उसके अलावा आपके आ जाते हैं प्लेट्यू, प्लेट्यूज आ जाते हैं आपके, उसके अलावा आपके डेजर्ट्स, ठीक है, माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट, कोस्टल एरिया, ये तमाम चीज़ें आपकी जो हैं वो फिजिकल लैंडस्केप में आ जाती हैं। क्लाइमेट, क्लाइमेट क्या होता है? आपके क्लाइमेट के हवाले से आपकी अर्थ में डिफरेंट क्लाइमेट होती हैं, विंटर भी, बड़ा मॉडरेट क्लाइमेट जो है, वेजिटेशन भी आप है, एनिमल्स में आपके ह्यूमन बीइंग्स भी एनिमल्स में ही इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो नेचर इन्वायरमेंट में क्या है कि वो कहता है कि व्हाट मेक द अर्थ हैबिटेटेबल, कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने अर्थ को रहने के काबिल बनाया। तो मैंने आपको वही बताया कि 3 बेसिक रीज़न हैं जिसकी वजह से अर्थ जो है वहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं, जबकि बाकी जो हमारे जो एरियाज़ हैं वहाँ पे हम, बाकी जो प्लैनेट्स हैं सॉरी, वहाँ पे हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते। तो इसको अभी हम पढ़ेंगे। वो कहता है नेचर इन्वायरमेंट इज़ प्रेजेंट ओनली ऑन द अर्थ। ये जो आपके फिजिकल लैंडस्केप है जिसमें आपके माउंटेन्स आ जाते हैं, आपका क्लाइमेट आ जाता है, वेजिटेशन आ जाती है, ठीक है, और एनिमल्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, इस वजह से है। सेकंड वो कहता है दैट्स वाई द अर्थ इज हैबिटेट एंड अदर प्लैनेट्स आर अनहैबिटेड। अच्छा, हैबिटेटेड, देयर आर 3 बेसिक रीज़न। पहली रीज़न क्या है? वो कह रहा है कि यहाँ पे सूटेबल टेम्परेचर है, जबकि बाकी प्लैनेट में सूटेबल टेम्परेचर नहीं है। जैसे कि मरकरी और वेनस जो हैं वो सन के बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो सन के बहुत ज़्यादा करीब आने की वजह से वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब इस तरह से बात कर लें, अगर यूरेनस एंड नेपच्यून जो हैं इज़ टू फार फ्रॉम द सन, वो सन से बहुत ज़्यादा दूर हैं। सन से बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से वहाँ पे जो है टेम्परेचर बहुत डिक्रीज है, कम होता है। तो ड्यू टू द डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर वहाँ पे भी लाइफ का सर्वाइवल जो है वो नहीं है। और अर्थ एज अ ह्यूज मास ऑफ वाटर, अब हमारी जो ज़मीन है उसमें पानी जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है, जो कि इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जबकि बाकी जो प्लैनेट्स हैं उसमें ऐसा नहीं है। अब आगे बात करें, अर्थ एज ऑक्सीजन इन रिच। अब अर्थ जो है वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा वाफर मिकदार में मौजूद है। और आपको पता है इंसानी ज़िंदगी में के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर एक ऐसा कंट्रोल रूम बना लें जहाँ पे ऑक्सीजन की जो रसाई है वो अगर कम हो जाए तो वहाँ पे मतलब ऑक्सीजन कुछ टाइम नहीं, अगर आप वहाँ पे आने नहीं देंगे, कुछ ऐसे कंट्रोल रूम बना दें तो वहाँ पे कुछ टाइम तक आपकी लाइफ सर्वाइव करेगी जब तक ऑक्सीजन उस रूम के अंदर मौजूद होगी। जैसे ही उस रूम से ऑक्सीजन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी तो उस टाइम क्या होगा कि आपका सर्वाइव करना पॉसिबल, तो ऑक्सीजन के बगैर सर्वाइव करना जो है वो इंतहाई मतलब वो पॉसिबल है ही नहीं। तो अब हम बात करेंगे नेचर स्फेयर ऑफ अर्थ। अब इधर हम नेचर स्फेयर ऑफ अर्थ की डिफरेंट स्फेयर्स हैं उनके बारे में हम बात करना चाहेंगे कि अर्थ की कौन कौन सी स्फेयर है और उस स्फेयर में कौन सी चीज़ें मौजूद हैं।
ये तमाम चीज़ें जो हैं अभी हम करेंगे स्फीयर ऑफ अर्थ। ठीक है, नेचर स्फीयर्स ऑफ अर्थ। इसमें सबसे पहले जो हमारी आ जाएगी स्फीयर, उसमें एटमॉस्फेयर है, सेकेंड नंबर पे हमारी आ जाएगी लिथोस्फीयर, थर्ड नंबर पे हमारी आ जाएगी हाइड्रोस्फीयर, अब जो हमारी फोर्थ नंबर पे आ जाएगी वो हमारी है बायोस्फीयर। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या चीज़ है। अब स्फीयर ऑफ अर्थ में जो हमारी एटमॉस्फेयर है बेटा, एटमॉस्फेयर में हमारे नंबर ऑफ गैसेस, नंबर ऑफ गैसेस, वाटर वेपर, ठीक है, और डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। ये जो डस्ट वगैरह उठ रही होती है ना, ये डस्ट, जो आपके डस्ट पार्टिकल्स कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो आपकी गाड़ियाँ चलती हैं, इंडस्ट्रीज चलती हैं, और उसके अलावा डिफरेंट जो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम हो रहा होता है, ठीक है, इसमें जो डिफरेंट मशीनरी वगैरह यूज़ होती है, उसमें से कोई ना कोई धुआं, कोई ना कोई इस तरह का स्मोक वगैरह जो निकल रहा होता है, ये बेसिकली आपके डस्ट पार्टिकल होते हैं, और ये डस्ट पार्टिकल क्या हो जाते हैं, आपके एटमॉस्फेयर के अंदर शामिल हो जाते हैं। उसके अलावा वाटर वेपर, जैसे कि आजकल आपको पता है गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में क्या होता है कि आपका जो पानी होता है वो जो आपके समुद्र के अंदर से, रिवर्स के अंदर से, कैनाल के अंदर से वो वेपोरेट होता है, वेपर्स बन के एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो वाटर वेपर ये है। नंबर ऑफ गैसेस नेचुरली जो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह की जो गैसेज हैं ये आपके एटमॉस्फेयर के, और ये आपकी की पूरी अर्थ को इस एटमॉस्फेयर ने कवर किया होता है। और ये एटमॉस्फेयर, ये कवरिंग है, पूरी की पूरी अर्थ का एक कवर है ऊपर, और ये जो कवर है जिसने अर्थ को कवर किया हुआ है, ये किससे बना हुआ है, नंबर ऑफ गैसेस, जिसमें आपके ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इस तरह की गैसेस हैं। उसके अलावा वाटर वेपर्स मौजूद हैं, उसके अलावा जो है वो डस्ट पार्टिकल्स मौजूद हैं, ठीक है। इन तमाम चीज़ों से एक इन्वेलप बना हुआ है, और उस पूरे इन्वेलप ने अर्थ को कवर किया हुआ है। उस इन्वेलप को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा लिथोस्फेयर के बारे में कि लिथोस्फेयर क्या है। लिथोस्फेयर मैंने आप लोगों को जब पहला चैप्टर पढ़ा रही थी तो उसी टाइम मैंने आपको बताया था कि हमारी जो अर्थ सरफेस है उसका टोटल एरिया कितना है। उसका टोटल एरिया जो है वो 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अर्थ लिथोस्फेयर में मैंने आपको बताया है कि एरिया कितना है, 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारी अर्थ का टोटल एरिया है। इस टोटल एरिया में, टोटल जो एरिया है 510 स्क्वायर मिलियन, इस टोटल एरिया में 29% जो है वो क्या है, लैंड एरिया, ठीक है। जो 29% हमारा लैंड एरिया है, उस लैंड एरिया को हम क्या कहते हैं, लिथोस्फेयर कहते हैं। अब मैंने आपको बताया कि लिथोस्फेयर क्या है, कि हमारी ज़मीन के, जो हमारी ज़मीन का टोटल एरिया है जिसमें वाटर एरिया भी आता है और लैंड एरिया भी आता है, वो टोटल एरिया हमारा जो है वो हमारा है 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 510 मिलियन स्क्वायर, 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में जो हमारा 29% जो लैंड एरिया है, जिसमें आपके ये कॉन्टिनेंट हैं, 7 कॉन्टिनेंट जो कि आपने पढ़े थे, जिसमें आपने एशिया को पढ़ा था, जिसमें आपने
जिसमें एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, ये तमाम कॉन्टिनेंट जिसमें आपने डिस्कस किए थे, वो तमाम कॉन्टिनेंट का जो लैंड, पूरा का पूरा लैंड एरिया है, उसमें किसी किस्म का वाटर नहीं है, बस लैंड एरिया जो तमाम आ जाता है, वो तमाम लैंड एरिया हमारा जो है, जिसमें आपके फॉरेस्ट भी हैं, जिसमें आपके कोस्टल एरिया, सॉरी, फॉरेस्ट भी हैं, प्लेन एरियाज भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं, माउंटेन्स भी हैं, फॉरेस्ट भी हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपके लिथोस्फीयर में इंक्लूड होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम हाइड्रोस्फीयर की बात करेंगे, तो वही बात आई कि हमारी जो सरफेस ऑफ अर्थ है उसका टोटल एरिया कितना है, 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारे सरफेस ऑफ अर्थ का टोटल एरिया है। उस 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में बेटा जो हमारी अर्थ है वो है 71 जो है % हमारा जो है वो वाटर एरिया है। मैंने आपको बताया लिथोस्फीयर क्या है, टोटल एरिया में से 29% जो लैंड एरिया कहलाता है वो लिथोस्फीयर है, और टोटल एरिया में से 71 जो वाटर एरिया है, जिसमें आपके सी भी आ जाते हैं, जिसमें आपके ओशंस, रिवर्स, कैनाल, ठीक है, ये तमाम एरियाज जो आ जाते हैं, उसमें चाहे आपके पूल्स हों, मतलब ये तमाम जो एरियाज आ जाते हैं, ये तमाम जहाँ पे पानी मौजूद है, वो तमाम का तमाम एरिया जहाँ पे पानी मौजूद है वो आपका हाइड्रोस्फीयर में आ जाता है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हाइड्रो का क्या मतलब होता है, वाटर, लिथो मीन लैंड, ठीक है, तो जो लैंड एरिया होगा वो हमारा लिथोस्फीयर कहलाएगा, जो वाटर एरिया हमारा होगा वो हमारा हाइड्रोस्फीयर होगा। और हमारा बायोस्फीयर क्या कहलाता है बेटा, बायोस्फीयर हमारे तमाम लिविंग थिंग्स। अब लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर में क्या फ़र्क है कि लिथोस्फीयर में लैंड एरिया में वो तमाम चीज़ें जो लिविंग है, नॉन लिविंग है, वो सब आती हैं, लेकिन जो बायोस्फीयर है उसमें ओनली लिविंग थिंग में आपके प्लांट्स, आपके एनिमल्स आ जाते हैं, ठीक है, ओनली लिविंग थिंग्स जो हैं वो बायोस्फीयर में आती हैं, जबकि हमारे लिथोस्फीयर में लिविंग, नॉन लिविंग तमाम चीज़ें जो लैंड एरियाज में हैं वो तमाम आती हैं। अब मैंने आपको बता दिया बेटा नेचरस्फीयर ऑफ अर्थ, नेचरस्फीयर ऑफ अर्थ 4 स्फीयर हैं टोटल, कौन सी है, एट नंबर 1 एटमॉस्फेयर, नंबर 1 कौन सी है, एटमॉस्फेयर, नंबर 2 कौन सी है, लिथोस्फीयर, नंबर 2 आपकी कौन सी है, लिथोस्फीयर, नंबर 3 आपकी कौन सी है, हाइड्रोस्फीयर, और नंबर 4 आपकी कौन सी है, बायोस्फीयर, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया है कि हाँ, एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर नंबर ऑफ गैसेस, वाटर, पेपर और डस्ट पार्टिकल से बना हुआ एक इन्वेलप होता है, जिसने पूरी की पूरी अर्थ को कवर किया होता है। उस इन्वेलप को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। हमारी ज़मीन का टोटल जो एरिया है वो 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में जो 29% आपका लैंड एरिया है वो आपका लिथोस्फीयर कहलाएगा, और 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में 71% जो है वाटर एरिया, वो वाटर एरिया आपका हाइड्रोस्फीयर कहलाएगा। और बायोस्फीयर जो आपका लिविंग थिंग्स एरिया, मतलब लिविंग थिंग्स हैं जिसमें आपके प्लांट्स और एनिमल्स आ जाते हैं आपके अर्थ के ऊपर, वो आपकी बायोस्फीयर में आ जाएंगे। अब हम ज़रा बुक के ऊपर से रीडिंग करेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या है। नेचरस्फेयर ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, देयर इज एन इन्वेलप ऑफ डिफरेंट गैसेस, वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल विच सराउंड आवर अर्थ, दिस इट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब इन गैसेस में वो कहता है क्या क्या शामिल हैं, दीज गैसेज आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। ऑक्सीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस ड्यू टू विच लाइफ इज पॉसिबल ऑन द अर्थ। वो कहता है कि ऑक्सीजन जो है सबसे इंपॉर्टेंट गैस है, इसकी वजह से जो है अर्थ पे ज़िंदगी जो है वो पॉसिबल है। नेक्स्ट वो कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज द गैस विच द प्लांट्स एब्जॉर्ब एंड रिलीज ऑक्सीजन इन रिटर्न। वो कहता है कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस है जो कि प्लांट्स क्या करते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और उसके रिटर्न में ऑक्सीजन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्लांट्स लगाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाने चाहिए। जितने ज़्यादा दरख्त होंगे उतने ज़्यादा दरख्त अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको एब्जॉर्ब करेंगे, और ऑक्सीजन उसके जितनी
कार्बन जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड उनके अंदर एब्जॉर्ब होगी, उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन जो है वो क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। तो ये चीज़ होती है। आगे कहते हैं देयर इज ओजोन टू विच शील्ड और अर्थ फ्रॉम द डेंजरस अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। अच्छा, एक ओजोन लेयर है हमारी अर्थ सरफेस में, स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद है। आप जब आगे स्फेयर्स ऑफ अर्थ पढ़ेंगे तो डिफरेंट स्फेयर्स पढ़ाएंगे, तो उसमें एक स्ट्रेटोस्फेयर है, उसमें हमारी एक ओजोन गैस मौजूद है। एक्चुअली हमारी सन लाइट जो है वो डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं आती। अगर सन लाइट डायरेक्ट ज़मीन के ऊपर आ जाए तो हम लोग तो, हमारे लिए बचना पॉसिबल ना हो, हम डिफरेंट किस्म की स्किन कैंसर और डिफरेंट किस्म की बीमारियों का शिकार हो जाएं। तो उन डायरेक्ट लेयर्स को से हमें बचाता कौन है? उन डायरेक्ट लेयर से एक लेयर है जो कि स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर मौजूद है और उसने पूरी की पूरी अर्थ को कवर किया हुआ है। वो क्या करती है कि जब सन रेज आती हैं तो सन रेज को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है या उनको क्या करती है, दोबारा से रिफ्लेक्ट बैक करती है। तो जैसे जैसे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है तो हमारी ओजोन गैस जो है उसको नुकसान हो रहा है। तो इसलिए ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हैं बताई हैं मैंने आपको। जैसे कि आपको पता है कि ये कोरोना, ड्यू टू कोरोना वायरस हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें काफ़ी तब्दीली आई है, काफ़ी बेहतर हुई है, क्योंकि लोग घर के अंदर ज़्यादा रहते थे, हमारी गाड़ियाँ जो हैं वो बाहर कम जाती होती थी और इंडस्ट्रीज़ में भी काम कम हो रहा था, तो सब कुछ बंद है। तो उससे हमारी ओजोन लेयर जो है उसमें काफ़ी बेहतरी आई है। आगे हमारी है लिथोस्फेयर। The surface area of Earth is about 5-10 million square kilometer. About 29 of this area is comprised of land. This is called lithosphere. It is a portion of which the man lives. ठीक है, ये वो पोर्शन होता है जहाँ पे लोग रहते हैं। अब लिथोस्फेयर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? There are mountains, plain, forest and desert on the lithosphere which provide habitats for different plants, animals and the human being. वो कहता है कि ये जो लिथोस्फेयर है इसमें माउंटेन्स भी हैं, प्लेन भी हैं, फॉरेस्ट भी है, डेजर्ट भी है, जो कि एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग के रहने के लिए जो है जगह प्रोवाइड करता है। उसके अलावा लिथोस्फेयर इज कंप्राइज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक। लिथोस्फेयर के अंदर आपकी डिफरेंट टाइप की रॉक्स भी मौजूद होती हैं जिसमें बहुत सारे मिनरल्स मौजूद होते हैं। ह्यूमन बीइंग यूटिलाइज दिस मिनरल्स फॉर इंडस्ट्रीज़ के अंदर इंसान उनको यूज़ करके जो है मुस्तफ़ीद होता है। आगे देयर इज सॉइल ऑन द लिथोस्फेयर इन विच द नेचुरल वेजिटेशन फ्लोरिश एंड ह्यूमन बीइंग ग्रो क्रॉप्स। ठीक है, हमारी जो मिट्टी होती है लिथोस्फेयर के अंदर वो फर्टाइल मिट्टी मौजूद होती है जिसके अंदर लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर का काम जो है वो करते हैं। आगे बात करेंगे हम हाइड्रोस्फेयर के बारे में कि अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कंप्राइज ऑफ वाटर इन डिफरेंट शेप, कि 71% जो अर्थ सरफेस है उस में पानी मौजूद है जिसमें आपके ओशन, रिवर्स एंड लेक्स आ जाता है। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोस्फेयर, ये आपका हाइड्रोस्फेयर कहलाएगा। ह्यूमन बीइंग गेट फिश फ्रॉम द हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर की वजह से हम सी फूड जो है लेते हैं जिसमें फिश और डिफरेंट किस्म के फूड शामिल होते हैं। उसके अलावा इट इज़ हाइड्रोस्फेयर फ्रॉम वेयर द वाटर वेपर इंटर द एटमोसफेयर। हाइड्रोस्फेयर ही वो लेयर है जिसकी वजह से वाटर वेपर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो वेपोरेट होके आपके एटमॉस्फेयर के अंदर जाते हैं, वहाँ उनमें कंडेंशन होती है, फिर वाटर वेपर आपके बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स बनते हैं और फिर वो उन क्लाउड्स की वजह से जो है बारिश होती है जो कि आपके एटमॉस्फेयर को बहुत ज़्यादा प्लेजेंट बना देती है। ठीक है, तो द वाटर वेपर टर्न इनटू क्लाउड्स बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन एंड प्रोड्यूस रेन विच इज़ बेनिफिशियल फॉर all form of life on earth. Biosphere, it is a sphere of life comprised of plants, animal and human being. It depend upon the other three sphere. अब बायोस्फेयर जो होती है वो बाकी तीनों स्फेयर के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि इसमें एनिमल्स, प्लांट और ह्यूमन बीइंग होते हैं। तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मौजूद होती है, तो इंसानों के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होती है, एनिमल्स के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है, प्लांट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है, वो हमें एटमॉस्फेयर से मिलती है। सेकेंड होता है लिथोस्फेयर, तो रहने के लिए जगह चाहिए होती है, तो जगह कहाँ से हमें मिलती है, वो लिथोस्फेयर से मिलती है। तो बायोस्फेयर लिथोस्फेयर पे भी डिपेंड करता है। हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर को, बायोस्फेयर को पानी की भी बहुत ज़रूरत होती है बायोस्फेयर में जो चीज़ें होती हैं, तो इसलिए वो हाइड्रोस्फेयर पे भी बहुत डिपेंड करती है। तो इस तरह से हमारी जो ये टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। इसमें हमने बेसिकली पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया
के अर्थ एज कम्पेयर टू अदर प्लेनेट यहाँ पे लाइफ क्यों पॉसिबल है, वो मैंने बताया क्यों पॉसिबल है। 3 मेन चीज़ें मैंने आपको बताई उसमें, एक तो ऑक्सीजन की वजह से है, दूसरा वाटर की वजह से है, तीसरा टेम्परेचर की वजह से है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने नेचुरल स्फीयर्स ऑफ अर्थ पढ़े। नेचुरल स्फीयर्स ऑफ अर्थ में हमने 4 स्फीयर्स उसकी पढ़ी, एटमॉस्फेयर को पढ़ा, लिथोस्फीयर को पढ़ा, हाइड्रोस्फीयर को पढ़ा, बायोस्फीयर को पढ़ा, ठीक है। फिर एटमॉस्फेयर को मैंने आपको बताया कि इसमें कौन सी चीज़ें आती हैं, लिथोस्फीयर में कौन सी चीज़ें आती हैं, हाइड्रोस्फीयर में कौन सी चीज़ें आती हैं, बायोस्फीयर में कौन सी चीज़ें आती हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इससे रिलेटेड डायरी वर्क मैं आपको देती जाऊँ। तो अभी हम डायरी वर्क की तरफ मूव ऑन करते हैं। डायरी वर्क क्या है हमारा, डायरी वर्क में हमारा आ जाता है क्लाइमेट एंजूमेंट। लॉन्ग क्वेश्चन हमारा कोई नहीं इससे रिलेटेड आएगा, तो इससे रिलेटेड आप लोग ऐसा करें कि 10 MCQs और 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। बेटा अपनी डायरी लिख लें, ये आपका डायरी वर्क है। डायरी चैप्टर नंबर 3 MCQs फर्स्ट 10 एंड शॉर्ट क्वेश्चन 1 to 5। ओके, ये थी आपकी डायरी। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। स्टे सेफ, स्टे होम, अल्लाह हाफिज़।